नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर इकाई संख्या 2 अध्याय संख्या 4 के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने अध्याय संख्या 3 को देखा होगा। इन 3 वीडियोस यूनिट नंबर 2 की, एक वीडियो यूनिट नंबर 1 की, 4 वीडियो ये और एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन 5 वीडियो आपके हो चुके हैं। ठीक है, अभी अगली वीडियो है जिसमें हम चौथे चैप्टर में चर्चा करेंगे सिंध वंश के बारे में, यानी कि जो सिंध का एरिया है वहां पर कौन शासन कर रहा था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद या उसके समय काल में। ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में किस तरीके से उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति होती है, पहले चैप्टर में हमने इसको देखा यूनिट नंबर 2 के। फिर यूनिट नंबर 2 के दूसरा जो चैप्टर आया उसमें हम लोगों ने जो है ललितादित्य मुक्तापीठ यानी कश्मीर के कारकोट वंश के बारे में चर्चा करा। फिर उसके बाद में हमने तीसरे चैप्टर में चर्चा किया कन्नौज केशव वर्मन के बारे में। अब हम चौथे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट चैप्टर होगा इसका यूनिट नंबर 2 का। इसके बाद में इकाई नंबर 3 आएगी। इकाई नंबर 3 में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे बाबू? इकाई नंबर 3 में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? ओरिजिन ऑफ राजपूता, यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 3 में। इसके अलावा जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष है पूरा डिटेल से जानकारी हम देखेंगे। प्रतिहार, पाल और जो है राष्ट्रकूट शासक के बीच में उसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर सोलंकी वंश के बारे में चर्चा करेंगे और परमार वंश के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट नंबर 4 में पाल डायनेस्टी और हिंदू शाही डायनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से सभी का नोट्स तैयार किया जा रहा है, सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हमको पढ़ना क्या है? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 647 से ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और 1206 ईस्वी मतलब 1200 ईस्वी में क्या हुआ था, मतलब कि यहाँ पर हिंदुओं का जो है सत्ता समाप्त हो जाती है और यहाँ से मुसलमानों की सत्ता शुरू हो जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री यहीं तक आपको पढ़ना है बेसिकली। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद उत्तरी भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र वंश उभरने लगे थे, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे सिंध में, कश्मीर में, सब जगह। ठीक है, इन्हीं में से एक था सिंध का वंश, जो भारतीय इतिहास में अरब आक्रमणों के कारण से विशेष महत्व रखता है। ठीक है, सिंध वंश का उदय मुख्य रूप से चाच वंश जो है और उसके बाद में ब्राह्मण शासकों के शासन से जुड़ा हुआ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिंध वंश की उत्पत्ति जो हुई रीजन ऑफ सिंध डायनेस्टी। हुआ क्या कि हर्षवर्धन के बाद में उत्तर भारत में जब राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई, कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं बची, उसी समय सिंध एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा। जैसे कि कश्मीर उभरा था, ऐसे सिंध भी उभरा। यहाँ का पहला प्रमुख शासक था चाच, लगभग में 650 ईस्वी के आसपास। चाच मूलतः एक ब्राह्मण मंत्री था जिसने राजा राजा का नाम था उस समय राजा शाही मतलब कि शाही वर्धन नाम था। ठीक है, राय शाही वर्धन, राय शाही मतलब कि एक राजा का क्या नाम था? राय राय साहसी, राय साहसी या राय साहसी नाम था उसका। ठीक है, वर्धन की बात की जाए यानी राय साहसी सेकंड की मृत्यु के बाद में सत्ता प्राप्त की इसने। इसकी जब मृत्यु हुई थी तो इसका जो मंत्री था चाच, उसने एक प्रकार से गद्दी संभाली। इसका भाई था वो उतना ज्यादा, एक राय साहसी का भाई था वो उतना ज्यादा प्रतापी नहीं था, तो इसकी गद्दी कुछ दिनों 4-5 या कुछ दिनों तक संभाला था उसने। कौन शासक है कोई मतलब नहीं उसका पढ़ने का। फिर चाच के हाथों में गद्दी आती। इसको भी, चाच को भी पढ़ना नहीं, बस जान लीजिए कि स्थापना इसने करी थी। प्रमुख शासकों में चाच का नाम आता है। इसने क्या किया था? सिंध वंश का संस्थापक है ये। पहले राजा राय साहसी द्वितीय का सचिव था ये। साहसी की जब मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी रानी, उसकी पत्नी थी रानी, उसके साथ विवाह कर लेता है चाच। ठीक है, और सिंहासन पर बैठ जाता है। इसने सिंध में ब्राह्मण शासन की नींव रखी। राज्य का विस्तार मकरान और कंधार तक जो है पूरा कर दिया था इसने। ठीक है, किसने? चाच ने। चाच के बाद में दूसरा शासक आता राजा दाहिर। ठीक है, दाहिर जो शासक है सबसे प्रतापी शासक है। 679 से 712 ईस्वी तक शासन करता है। इसी के समय में मोहम्मद बिन कासिम आया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये ब्राह्मण शासक था बेसिकली, चाच का पुत्र था और सिंध का सबसे प्रसिद्ध शासक है। इसने अरब आक्रमणों का सामना लगातार किया। प्रारंभिक संघर्षों में सफलता पाई, लेकिन क्या हुआ, 712 ईस्वी में आते आते अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और ये उसमें पराजित होता है 712 ईस्वी में। दाहिर नाम का जो शासक है बहादुरी से युद्ध करता है, परंतु रावर के युद्ध में पराजित होकर के मारा जाता है। और जब ये मारा जाता है तो वहीं से मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सिंध पर आक्रमण करते, सिंध पर कब्जा कर लेता है। उसकी पराजय के बाद में सिंध पर अरबों का अधिकार स्थापित हो जाता है, यानी अरब यात्री जो अरब आक्रमणकारी है यानी मोहम्मद बिन कासिम, वो आक्रमण कर उसको कब्जा कर लेता है। फिर इसके बाद में सिंध को उसका आधे फिर यहीं से अब बाद में मोहम्मद बिन मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद में फिर शासन करे कुछ दिन तक। फिर महमूद गजनवी आएगा, फिर मोहम्मद गौरी आएगा और इस तरीके से चीजें होती हैं।
अरब आक्रमण और प्रभाव उसका। 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। राजा दाहिर उस समय शासन कर रहा था, पराजित हुआ वो और सिंध अरब शासन के अधीन हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, अरब आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव ये पड़ा बेटा कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश जो है यहीं से शुरू हो जाता है। अरब व्यापारी और शासक भारतीय संस्कृति से परिचित होने शुरू हो जाते हैं। सिंध भारतीय और अरबी सभ्यताओं के मिलन का क्षेत्र बन चुका था, क्योंकि सिंध के रास्ते से ही अरब यात्री जो है यहाँ पर आते थे, या अरब के शासन का जो शासक थे वो आते थे। राजनीतिक दृष्टि से सिंध स्वतंत्रता अपनी खो बैठा था। यहाँ पर जो है मुगलों मतलब किनका, अरबों का जो है दबदबा हो गया था। भारतीय व्यापार मार्गों पर अरबों का प्रभुत्व बढ़ चुका था। हिंदू और बौद्ध धर्म पर दबाव पड़ चुका था। ठीक है, मुस्लिम धर्म यहाँ से प्रचार प्रसार, मुसलमानों का प्रचार प्रसार ये लोग कर रहे थे। नई प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली यहाँ पर शुरू हो चुकी थी मुसलमान काल में। भारतीय विज्ञान और गणित का ज्ञान अरबों तक पहुंच चुका था। सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है यहाँ से फिर को बढ़ता चला गया, और इस तरीके से यहाँ से एक सत्ता जो है यहीं से आप देखते मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है और एंशिएंट हिस्ट्री यहीं से समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि सिंध भारतीय इतिहास में दरवाजा-ए-हिंद कहा जाने लगता है। दरवाजा-ए-हिंद चूंकि यहीं से अरब यात्री, तुर्क यात्री, मुगल सब यहीं से आए, इसी मार्ग से भारत में आते शुरू हो गए। सिंध वंश की विशेषताएं क्या थी? सिंध वंश की विशेषताएं यह थी बाबू कि ब्राह्मण शासकों के द्वारा स्थापित यह शासनकाल था। ठीक है, चूंकि राय साहसी का जो सचिव था जब वो मर जाता है तो उसके बाद में यही गद्दी पर बैठ जाता है। उसका जो मंत्री होता है सचिव, दाहिर, सॉरी चाच का ही पुत्र है दाहिर। दाहिर का संघर्ष और शहादत होती है। अरब आक्रमण के कारण से वंश का अंत हो जाता है सिंध वंश का। सिंध भारतीय इतिहास में प्रथम इस्लामी आक्रमण का स्थल बना, और सिंध का इतिहास भारत अरब सांस्कृतिक संपर्क का आधार रहा। यहीं से संस्कृतियां एक्सचेंज होती चली गई। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के बाद भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राजवंश उभरे। सिंध वंश ने अल्पकालीन किंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। काफी लंबे समय तक जो है अरब आक्रमणकारियों को रोका मोहम्मद बिन मतलब कि राजा दाहिर ने, लेकिन अंतोगत्वा हार जाता है। दाहिर का शौर्य और अरब आक्रमण भारतीय इतिहास की निर्णायक घटनाओं में गिने जाते हैं, जो कि इसकी वजह से आज पूरा भारत दूसरे इतिहास को पढ़ता है। सिंध वंश की पराजय ने भारत के इतिहास में मध्यकालीन राजनीतिक संरचना की नींव रखी, और इस तरीके से मध्यकाल शुरू होता है। एंशिएंट हिस्ट्री यहीं पर आपकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये आपने चैप्टर नंबर 4 को समझ लिया, बस इतना ही था। राजा दाहिर वगैरह, राजा दाहिर के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है बेसिकली, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, बस इसके बारे में और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, 10 एमसीक्यू जिसके बनने वाले हम चर्चा करते लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सिंध के ब्राह्मण शासकों की स्थापना किसके बाद हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। कि हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में के बाद हो गई थी। उत्तरी भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो चुका था, राजनीतिक शून्यता शुरू हो गई थी। इसी समय सिंध में स्थानीय ब्राह्मण शासकों का उदय हो जाता है। आपको जब ये शासक पढ़ रहे होंगे क्लास तो आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न, सिंध के ब्राह्मण वंश की स्थापना किसने की थी? सिंध के ब्राह्मण वंश की स्थापना चाच ने की थी। ठीक है, किसने की थी? चाच ने करी थी। ठीक है, चाच इस वंश का संस्थापक माना जाता है। वह मूलतः एक ब्राह्मण मंत्री था जिसने सिंहासन पर अधिकार कर अपना राजवंश स्थापित किया था। तीसरा प्रश्न, चाच की चचवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राजा दाहिर था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा दाहिर सिंध का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके शासनकाल में अरब आक्रमण हुआ खूब, और वह 712 में मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध में पराजित हुआ था। चौथा क्वेश्चन आ चुका है, सिंध के शासक दाहिर का पराभव किसके हाथों में हुआ? इसका पराभव जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के हाथों में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, उमैयद शासक अल हज्जाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय के लिए भेजा था। 712 ईस्वी में दाहिर दीर्घभूमि में मारा जाता है और सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है उसका भतीजा मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है, या फिर सभी चैप्टर का पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, चैप्टर यूनिट नंबर 1 और 2 का पीडीएफ तो पूरा बन चुका है, क्लास भी हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद में यूनिट नंबर 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7 सभी का पीडीएफ, सभी का सब कुछ आपको मिलता रहेगा। 91 61 93 60 62 इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या एसएमएस करना है? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो। मतलब सेमेस्टर थर्ड में है तो सेमेस्टर थर्ड का नाम लिख करके भेज दीजिएगा।
ठीक है, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। मात्र 100 रुपए फीस है, इसी 100 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास वाले ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट क्लास आपको मिले, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। लाइव क्लास के बाद में इसकी वीडियो लेक्चर्स भी आपको सबकी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी पीडीएफ अब की बार बहुत ही धाकड़ अंदाज में मैंने तैयार की है। पीडीएफ में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी साथ में, जैसे आप देख भी रहे होंगे। इसके अलावा मॉडल पेपर की प्रैक्टिस सेट और तैयार की जा रही है। मॉडल पेपर की प्रैक्टिस सेट यानी कि ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनकी प्रैक्टिस सेट तैयार की जा रही है, वो सब भी आपको मिलेगा। सब कुछ मात्र 100 रुपए में मिलेगा, मेजर माइनर को करिकुलर सभी का, ठीक है। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न आ चुका है। अरब आक्रमण से पूर्व सिंध की राजधानी कौन सी थी? आलोर इसकी राजधानी थी, ठीक है। चच और दाहिर का शासन सिंध की राजधानी आलोर से चलाया जाता था। बाद में अरबों ने मुल्तान को भी प्रशासनिक केंद्र बना लिया था। 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिंध पर अरब आक्रमण किस ईस्वी में हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब सेना का नेतृत्व करते हुए सिंध पर आक्रमण किया था और राजा ताहिर को पराजित किया। 7वां प्रश्न, अरबों के द्वारा सिंध विजय का प्रथम राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि भारत में भारत और अरब के बीच व्यापारिक संपर्क जो है यहाँ से स्थापित हो जाता है, ठीक है, और यहीं से व्यापार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सिंध विजय के बाद भारत और जो है अरब के बीचों में सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क बढ़े, लेकिन तत्कालीन काल में अस्थायी इस्लामी शासन की स्थापना नहीं हो पाई थी और 1206 ईस्वी तक जो है, 712 से 1206 ईस्वी तक का समय काल, इसमें कोई शासन इकट्ठा नहीं रहा। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती, गुलाम वंश की स्थापना, ठीक है। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसके बाद में फिर स्थापना हो जाती है अस्थायी मुस्लिम शासकों की भारत में। दाहिर किस धर्म का अनुयायी था? तो दाहिर जो था, ये एक प्रकार से किस धर्म का अनुयायी था बेटा? ये धर्म वैदिक धर्म का, वैदिक ब्राह्मण धर्म को मानता था, ठीक है। दाहिर ब्राह्मण वंश का शासक था और वैदिक ब्राह्मण धर्म का पालन करता था। 9वां नंबर क्वेश्चन से, अरबों ने सिंध विजय के बाद भारत को किस नाम से पुकारा था? तो अरबों ने सिंध विजय के बाद में इन लोगों ने अल हिंद कहा था इसको, ठीक है। अरब इतिहासकारों ने सिंध और भारत को अल हिंद कहा, अल हिंद नाम से पुकारा, ठीक है। और यह नाम उसके साहित्य में प्रचलित रहा अल हिंद के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न आ चुका है। सिंध विजय का भारतीय राजनीति पर दीर्घकालीन प्रभाव यानी लंबे समय वाला प्रभाव क्या दिखता है? दिल्ली सल्तनत का मार्ग यहाँ से प्रशस्त हो जाता है और दिल्ली सल्तनत बाद में आप देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बाद में छोटे मोटे शासक और आते रहते हैं। फिर मोहम्मद मतलब कि जो है गजनबी आता है, महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी आता है। इसी मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान से, जो चाहमान वंश के अंतिम शासक है, सम्राट है पृथ्वीराज चौहान जी, पृथ्वीराज तृतीय। और वो 1191 में प्रथम युद्ध होता है, उसमें हार जाते हैं मोहम्मद गौरी। 1192 में फिर से युद्ध लड़ता है ये और पृथ्वीराज चौहान जी इसमें हार जाते हैं और इस तरीके से मोहम्मद गौरी यहाँ पर जो है जब हरा देता है, उसके बाद में 1206 ईस्वी में इस जो है ये अपनी सत्ता को कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर के, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सत्ता देकर के यहाँ से अपने वापस लौट जाता जहाँ से आया था। अब यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, क्योंकि गुलाम वंश इसलिए इसको कहते हैं, क्योंकि गुलाम वंश जो था ये गुलाम ही था, इसलिए इसने गुलाम वंश की स्थापना की, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं अंग्रेजी में। और यहीं से एक अस्थायी शासन जो है दिल्ली सल्तनत जो है शुरू हो जाता है 1206, ठीक है। यद्यपि अरब सिंध से आगे नहीं बढ़ सके, परंतु उनकी विजय ने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी। आगे चल करके यह दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। मुगल साम्राज्य का 1526 में इस तरीके से सिस्टम जो है आगे मिलता रहा और आपने चीजों को समझ लिया, ठीक है। तो आपका चौथा चैप्टर भी हो गया। अब अगला चैप्टर जो आएगा उसमें हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति वगैरह, गुर्जर प्रतिहार वंश, त्रिपक्षीय संघर्ष और इसके अलावा आपका परमार वंश हो गया, और साथ ही साथ में परमार वंश के अलावा और भी एक वंश आपका मैंने आपको बताया था, ठीक है। परमार वंश हो गया और क्या था आपका परमार वंश और सोलंकी डायनेस्टी, सोलंकी वंश और परमार वंश और राजपूतों की गुर्जर प्रतिहार वंश, इन सभी को मैं चर्चा करूंगा, त्रिपक्षीय संघर्ष भी देखूंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, मात्र 100 रुपए वाला कोर्स भी जॉइन कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है? सभी सब्जेक्ट का। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 हो गया, अब आपके बचे हैं 6 यूनिट, उसकी भी तैयारी जल्दी आपकी होनी शुरू हो जाएगी।